हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ साहब। वी आर सर्टनली और सेलिब्रेटिंग जो आप लोगों का सर्कल है, हल्का अहबाब है, उसमें क्या सेंटिमेंट है आज इस माइलस्टोन को अचीव करने के बाद? तो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है और आपने जो है वो सुना होगा, बल्कि जब केयर टेकर कॉमर्स मिनिस्टर होते थे गौहर एजाज, तो वो उस वक्त वो कहते थे कि ये स्टॉक मार्केट जो है वो 1 लाख जाएगा। उसकी मेन वजह ये थी कि बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ जो स्टॉक्स वैल्यूएशन जो है वो अंडर वैल्यू थी और वो अंडर वैल्यूएशन को मार्केट जो है वो अब कैचअप कर रही है। आई थिंक जो हमारा अपना वैल्यूएशन क्राइटेरिया रहा है पाकिस्तान का, उसके हिसाब से भी प्राइसेस जो हैं वो अभी कम है, इसमें फर्दर जो है वो गुंजाइश है। लेकिन चूंकि ये इंटरेस्ट रेट वगैरह जो है वो गिर रहे हैं, मजीद गिरने की जो है वो एक्सपेक्टेशन है, तो फिर उसमें वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा फेवरेट बन जाती है तमाम इन्वेस्टर्स की। जी, आपको पता है कि डिफरेंट जो एसेट क्लास हैं उसमें या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पैसे रखें, बैंक डिपॉजिट्स में पैसे रखें, या गवर्नमेंट सेविंग्स स्कीम्स में रखें, या रियल एस्टेट में रखें, गोल्ड में रखें, डॉलर में रखें। तो उन सब में इस वक्त जो है वो फेवरेट जो है वो स्टॉक्स चल रहे हैं और ये सबसे ज्यादा मुनाफा इसमें आ रहा है। यकीनन आपने भी आरिफ हबीब साहब बहुत से फैक्टर्स जो है गिनवाए हैं, एंड ऑब्वियसली इट वाज नॉट इजी दिस राइड। बहुत माइंडफुल डिसीजन मेकिंग करनी पड़ी, जिसपे हुकूमत को बड़ी क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा। और आरिफ साहब से पूछेंगे हम कि उनकी नज़र में कौन से मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। जाहिर है कुछ का हम जिक्र कर रहे हैं जिसमें बड़ी ही डिसिप्लिन फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी है, फिर इंटरेस्ट रेट की कमी है, एक लुक्रेटिव एसेट क्लास के तौर पर इक्विटी मार्केट का सामने आना है, महंगाई की शरह में कमी है। आरिफ साहब तो हमारे साथ हैं ही, और साथ ही साथ हमें कुछ देर में खुर्रम शहजाद भी ज्वाइन करेंगे जो कि अब मुशीर हैं वजारत खजाना के। आरिफ साहब, व्हाट डू यू थिंक आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स? सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम कहें कि हमारी जैसे मुल्क और मार्केट में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या सबसे अहम फैक्टर बन के सामने आता है? क्योंकि आरिफ हबीब साहब उसमें भी सम वुड आर्ग्यू कि इतना स्टेबल भी नहीं रहा पिछले अगर चंद महीने और चंद साल ही आप देख लें तो नॉट दैट स्टेबल फॉर द रिजल्ट इट हैज यील्डेड। ये भी एक फैक्टर जरूर है और इसको मार्केट जो है वो अकाउंट फॉर करती है। लेकिन आप ये देखें, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की तारीख कोई इस मामले में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मसला जो है वो पाकिस्तान में हमेशा रहा है। इस वजह से ही जो है वो हमारी मार्केट्स की वैल्यूएशन दूसरी मार्केटों से जो है वो कम रहती है और पाकिस्तान का रिस्क फैक्टर जो है वो ज़्यादा समझा जाता है। इस वजह से यहाँ वैल्यूएशन जो है वो कम रही है। लेकिन जो पिछले दिनों हालात थे, और एक तो मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी थी, डिफॉल्ट्स की बातें हो रही थी और हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व जो है वो बहुत कम हो गए थे, तो लोगों का एतमाद अबाउट पाकिस्तान इन पाकिस्तान इकोनॉमी जो है वो मुतज़लज़ल हो गया था। और अब उसमें जब ये IMF प्रोग्राम में गए और उसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जब हम देख रहे हैं, जिसमें कि इंटरेस्ट रेट का गिरना, इन्फ्लेशन का गिरना, रिजर्व्स का बढ़ना, एक्सपोर्ट का बढ़ना, रिमिटेंसेस का जो है वो बढ़ना, हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स का बढ़ना, ये जो फैक्टर हैं उसमें कुछ लोगों में वो एतमाद पैदा करता है। और फिर ये जो IMF का नया प्रोग्राम हुआ तो उसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने अब ये रिजॉल्व किया है कि वो जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है वो फॉलो करेंगे, और वो फॉलो करेंगे तो इन्वेस्टर्स उसको लाइक करते हैं। जहाँ तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का ताल्लुक है, डेफिनेटली अगर उसमें कोई जो है वो डिस्टर्बेंस होती है तो वो एक नेगेटिव फैक्टर डेवलप होता है। मगर नेगेटिव फैक्टर आरिफ साहब कितना डेवलप हो सकता है? मगर अभी हम बात कर रहे थे वो इन्वेस्टर जो इस वक्त हमें और आपको सुन रहा है और या सोच रहा है, फैसला कर रहा है कि किसी और एसेट क्लास में से अपना इन्वेस्टमेंट निकाल के इक्विटी मार्केट में आ जाए, ज़रा सी खुदा न खास्ता पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी प्राइमरीली या कोई और फैक्टर स्टॉक मार्केट को क्या क्रैश की तरफ लेके जा सकता है, या अब हम उससे बहुत आगे निकल गए हैं, थोड़ी सी एडजस्टमेंट होगी एंड थिंग्स वुड अगेन सेटल डाउन? आई थिंक इसमें जाहिर तमाम इन्वेस्टर्स की तो डिज़ायर ये होती है कि जहाँ जितने भी अच्छे मौजूद ममालिक में जो डिफरेंसेस ओपिनियन तो होता है, डिफरेंस ओपिनियन मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ में, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है अगर उनका
जो है वो ये प्रैक्टिस हो कि वो अक्रॉस द टेबल बैठकर अपने मसाइल, अपने प्रॉब्लम्स जो है वो हल करें और अपने इश्यूज को जो है वो रिजॉल्व करें, तो वो मार्केट्स और इन्वेस्टर्स उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। और अगर ऐसी सिचुएशन ना हो तो डेफिनेटली उनको फिर ये है कि रिस्क उनको ज़्यादा महसूस होता है, फिर वो ऐसी जगहों पर इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ ये फ्लक्चुएशन ना हो, मार्केट फ्लक्चुएशन। तो सिक्योर जगह पे तो लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में बेशक अगर वहाँ रिटर्न कम भी मिले और अगर बैंक में भी जो है वो कम मिले, तो फिर वो प्रीफर करते हैं कि उन जगह अपने आप को इन्वेस्टेड रखें। और फिर ज़ाहिर है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो फिर ये कि इकोनॉमी को भी एडवर्सली, और इसके लिए ज़रूरी है कि खुलूसी नीयत के साथ मुज़ाकरात किए जाएं आगे। और डिविजन्स इतनी बढ़ चुकी हैं कि खुदा न खास्ता अब हमें मतलब ये भी हकीकत है कि हमारे यहाँ कुछ लोग, अगर अल्लाह माफ़ करे, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से कोई ख़बर आती है ज़रा जो कि इतनी अच्छी नहीं होती, हौसला अफजा नहीं होती, तो एक पूरी पॉलिटिकल बेस है जो उस पर खुश हो रही होती है। दिस इज़ अ रियल ट्रेजेडी टू। जी, खुर्रम शहजाद साहब भी हमारे साथ हैं, मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना है। खुर्रम, अभी आरिफ हबीब साहब फाइनेंशियल डिसिप्लिन की भी बात कर रहे थे, आप ज़रा हमें बताएं कि क्या बोल्ड फैसले, कौन से बोल्ड फैसलों को आप टॉप 3 कहेंगे जिनकी वजह से आज हम इधर ये दिन जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे लेने के लिए प्रोग्राम में। देखें, ऑफ कोर्स एक आज बड़ा हिस्टोरिक डे है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो है पर्सपेक्टिव से, और 1 लाख का इंडेक्स जो है अचीव किया है, और डेफिनेटली इसके पीछे माशी अशारियों की बेहतरी है, और साथ साथ जो है आगे की एक्सपेक्टेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि स्टॉक मार्केट को ये समझा जाता है कि जी ये तो जो है कोई इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो मार्केट्स होती हैं, कैपिटल मार्केट्स, इक्विटी मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स, स्टॉक मार्केट्स जिनका हिस्सा बनती हैं, बेसिकली ये इंडिकेट करती हैं कि इकोनॉमी जा किस तरफ रही है। इन्वेस्टर का सेंटीमेंट जो है इंडिकेट किया जाता है कि जा किस तरफ रही है। तो मेरे ख्याल में 2-3 चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में हिस्टोरिक रैली बनी, और आज स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की दुनिया की सेकंड बेस्ट स्टॉक मार्केट में आ गई है, और तकरीबन कोई 60% के करीब जो है ऑलरेडी डॉलर टर्म्स में की बात कर रहा हूँ रिटर्न दे दिया है, और अभी भी बहुत रूम बाकी है। पहला अगर आप देखें तो IMF प्रोग्राम पिछले साल जो लिया गया था और उसको पूरा किया गया, और उसके बाद फिर सेकंड IMF प्रोग्राम शुरू हुआ। तो ये एक तो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जिसकी वजह से एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस रिस्टोर हुआ कि जी IMF ऑन बोर्ड आ गया है, तो अब चीजें जो है वो बेहतर की तरफ जाएंगी, या जो कंडीशंस पूरी होंगी उसके बाद आउटकम्स बेहतर होंगे। तो सेकंड जो चीज थी उसमें इंटरेस्ट रेट्स का कम होना है। जो कैपिटल मार्केट्स होती हैं, जो भी इकोनॉमी में मार्केट्स होती हैं, वो लिक्विडिटी की वजह से ड्राइव करती है। तो जो शरत सूद है वो आधी हुई है। कल भी आप देखें जो ऑप्शन हुआ है T-बिल का, इसमें तकरीबन 13% पे रेट्स आ गए हैं मार्केट के, और ये लास्ट ईयर अगर आप देखें तो 22% पे थे। तो ये स्टॉक मार्केट के अंदर जो है 2-3 चीजें इस तरह से हुई। IMF का प्रोग्राम जो है हमने एक कंप्लीट किया, दूसरा शुरू किया, उसके बाद शरत सूद नीचे आई, और तीसरी बात ये जो आप देखती है करेंसी स्टेबल हुआ है, ऑयल प्राइसेस नीचे आई हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आपको उसकी रिफ्लेक्शन एनर्जी प्राइसेस के कम होने में नजर आएगी आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले जो है वो क्वार्टर्स में, हाफ ईयर्स में। तो उसकी भी एक वजह होती है कि जी आपकी स्टेबिलिटी अगर है, इकोनॉमिक एक्टिविटी इंप्रूव होना शुरू हो गई है, माशी अशारिये बेहतर हुए हैं, इंटरेस्ट रेट नीचे चले गए हैं, इन्फ्लेशन जो है वो सिंगल डिजिट्स में आ गई है। खुर्रम साहब, आपसे हम पूछेंगे कि IMF का प्रोग्राम हमने मुकम्मल किया, बड़ी हौसला अफजा मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं हमारे पास, स्टॉक मार्केट हमारी अच्छी है, लेकिन बाज़ अखबारी रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान अपने जो लेंडर्स हैं उनका एतमाद उस तरह से नहीं बहाल कर पाया है। क्या उसमें काम चल रहा है? मामलात सेटल डाउन हो जाएंगे? फिर कर्जे रोल ओवर की भी बातें हैं कि पाकिस्तान उसमें भी उस तरह से कामयाब नहीं हो पाया है जिसकी तवक्को थी। इस पे ज़रा रोशनी डालिएगा प्लीज। वुड दिस हेल्प दिस अचीवमेंट दैट वी आर सेलिब्रेटिंग टुडे इन दैट? देखें, ये ओवरऑल पर्सपेक्टिव है, ओवरऑल सेंटीमेंट है। मेरे ख्याल में अगर मार्केट्स बेहतर होती हैं तो वो इन्वेस्टर का सेंटीमेंट, जैसे मैंने पहले कहा, रिफ्लेक्ट करती हैं कि इन्वेस्टर क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है पाकिस्तान के बारे में, या फिर जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वहां से पैसा पाकिस्तान में आना शुरू हुआ है। आप देखें फॉरेन इन्वेस्टर्स भी स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना शुरू हुआ है पिछले 1 साल से, और काफी अरसे बाद ये हुआ है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो आहिस्ता आहिस्ता, देखिए सबसे पहले क्या होता है जब इकोनॉमी में कोई टर्न अराउंड आता है, बेहतरी आना शुरू होती है, उसके 2 बड़े आशारिये होते हैं और उसे कहते हैं ट्विन डेफिसिट्स। आप देखें फिस्कल डेफिसिट जो फर्स्ट क्वार्टर का आया है जिसमें टैक्सेस और अखराजात, इसके अंदर जो बैलेंसिंग हुई है वो सरप्लस में कन्वर्ट हुई है 24 साल बाद।
24 साल बाद। ये बहुत बड़े जो डेवलपमेंट है। हम भी बात करते आए हैं नॉर्मली, हम भी जो है अगर आप देखें कि मैं भी बात करता आया हूँ, आपके साथ प्रोग्राम्स मैंने भी बात किए हैं, और मैंने हमेशा ये पॉइंट आउट किया कि फिस्कल डेफिसिट जो होता है ना, वो बड़ा की होता है, रूट कॉज होता है किसी भी इकोनॉमी का। और फिस्कल डेफिसिट हमारा बड़ा प्रॉब्लम रहा है कि हमने खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ाए, हमने टैक्सेस उस तरह से नहीं लिए पिछले कई सालों से। क्वार्टर गया, 24 साल के बाद जो है बेहतरी हुई, फर्स्ट क्वार्टर में सरप्लस आया। इसी तरह अगर आप एक्सटर्नल अकाउंट देखें, उसमें भी सरप्लस आपको नजर आए, यानी कि उसमें भी आपके इंपोर्ट्स एक तो थी, एक्सपोर्ट्स अपनी जगह रही, बेहतर हुई, 8% की ग्रोथ रही है, 9% की ग्रोथ रही है, और साथ साथ रेमिटेंसेस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो अच्छा, अभी हम आरिफ साहब के पास जाएंगे। आरिफ साहब जी, बहुत सी बातें हैं, लेकिन आरिफ साहब आपसे हम ये भी पूछना चाहेंगे अवाम की कंट्रीब्यूशन के हवाले से, बिकॉज ऑब्वियसली चले एज वी सेलिब्रेट दिस माइलस्टोन, हमने ये साल बड़ा मुश्किलात का भी उस तरह देखा है कि जितने टैक्सेस लगे हैं वो आ जाके सैलरीड क्लास पे ही लगे हैं। सो दे वुड फील कि जी हमारी बड़ी कंट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमी को बेहतर करने की। डू यू फील द सेम? और अब आगे जाके कोई रिलीफ की तवक्को की जा सकती है इस लिहाज से? आपने बिल्कुल सही कहा, पाकिस्तान में जो है टैक्सेस का बोझ बहुत डाल दिया गया है, और सिर्फ ये है कि सैलरी क्लास के लिए तो ज़्यादा अनबेरेबल है, लेकिन बिजनेसेस पे भी जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस हैं। और रीजन में हम सबसे ज़्यादा जो है हाई टैक्सेशन पे करने वाली जो है वो बिजनेसेस चल रहे हैं, तो उसको कम करना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। अगर बिजनेसेस को, जहाँ ये हम बात कर रहे थे, ये हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ये मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स इंप्रूव हुए, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो स्टिल हमारा FBR रेवेन्यू वी आर लेगिंग बिहाइंड, हमारा GDP ग्रोथ रेट जो है, जो हमारा बजटेड है, उसमें वी आर लेगिंग बिहाइंड। उसके लिए हुकूमत को जो है वो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि हम किस तरह अपने रेवेन्यूज को जो है वो बढ़ाएं, हम कैसे अपनी ग्रोथ को रेवेन्यूज बढ़ेंगे तो फिर वो टैक्स रेट को कम जो है वो कर सकेंगे। और रेवेन्यू जो है वो टैक्स रेट बढ़ने से नहीं बढ़ते, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने से बढ़ते हैं। तो उसमें मैं समझता हूँ कि आम लोगों के को ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट जब पहुंचेगा कि जब रोजगार के ज्यादा मौके मुहैया होंगे, और ये कि लोगों के ऊपर ये टैक्सेस का बोझ जो है में जो है कमी आएगी। तो मुझे लगता है कि उसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि मुख्तलिफ सेक्टर्स पे नजर डाले कि ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं कि जो अंडर कैपेसिटी ऑपरेट कर रहे हैं, कि उनके पास उनकी जो है वो प्रोडक्शन कैपेसिटीज बहुत ज़्यादा हैं लेकिन वो बहुत कम पे ऑपरेट कर रहे हैं। उनको इस तरीके से स्ट्रेटेजी बना के इंश्योर किया जाए कि उनको जो है वो उनकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, और वो बगैर कोई इन्वेस्टमेंट के जो है वो बढ़ सकती है। उससे फिर गवर्नमेंट के रेवेन्यू भी बढ़ेंगे और GDP ग्रोथ बढ़ेगा। और फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करे तो वहाँ वो सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर भी है, रोजगार भी मुहैया करता है, और उसमें जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, तो उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगर बढ़ेगी तो गवर्नमेंट के टैक्सेस जो है वो विद इंप्रूव्ड एक्टिविटी। सर, हमारा जुलाई से अक्टूबर तक का जो डेटा आया है उसमें जो हमारा फॉरेन लेंडर है या हमारा बायलैटरल या मल्टीलैटरल क्रेडिटर है, उसका एतमाद ऐसा लग रहा है कि हम उस तरह से हासिल नहीं कर पाए हैं क्योंकि बहुत ही कम पैसे आए हैं एज कम्पेयर टू व्हाट वी एक्सपेक्टेड। आपको लगता है कि जो अब हम देख रहे हैं स्टॉक मार्केट में बेहतरी है या एतमाद बढ़ रहा है इन्वेस्टर का, इससे उनका भी एतमाद बढ़ेगा और हमारी वो सूरत हाल बेहतर हो जाएगी? उसमें डेफिनेटली जो है उसमें जो है वो बेटर रिजल्ट्स तो उसके आएंगे और लोगों के जो है एतमाद में इजाफा ज़रूर होगा, लेकिन आई थिंक अभी भी हमारा जो मंजिल जो है हनूज दूर है। अभी हमें बहुत, बेशक हम ये सेलिब्रेट तो करें और सेलिब्रेट करना भी चाहिए, लेकिन फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ जो है जो अगले इक़दाम लेने, नेक्स्ट स्टेप्स लेने हैं, उसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत और तवज्जो की ज़रूरत है, और उसमें रिलैक्स न करें। जब जाके हम अल्टीमेटली जो है ये जो ऑब्जेक्टिव है कि लोगों की फलाह का जो ऑब्जेक्टिव है, असल तो मकसद यही है ना कि तमाम आवाम के लिए सहूलियात पैदा हो। आवाम के लिए सहूलियात पैदा जो है वो ये होगी बेशक जब ये इन्फ्लेशन रेट कम हुआ है, महंगाई का बढ़ने का रेट जो है वो कम हुआ है, तो ये एक रिलीफ ज़रूर है।
लेकिन ज़्यादा रोजगार के मौके हासिल होना और ये जो है उसके अंदर फर्दर जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ना बहुत ही क्रिटिकल है इसके लिए कि हम अल्टीमेटली आवाम को जो है बहुत ज़्यादा रिलीफ दे सकें। ऑब्वियसली और कोशिश भी यही करनी चाहिए कि मोमेंटम जो है वो कम ना हो और बढ़ता रहे। खुर्रम, आप तो एडवाइज़र हैं वज़ारत ख़जाना के। आरिफ हबीब साहब ने कुछ सेक्टर्स का जिक्र किया जो कि अंडर कैपेसिटी हैं, आप क्या एडवाइस करेंगे? ऑब्वियसली एक माइलस्टोन तो अचीव हो गया, बट वी वांट टू कीप इट अप, वी वॉन्ट टू कीप द मोमेंटम गोइंग, और ऑब्वियसली इसके अब नीचे आने का कोई जवाब वैसे भी नहीं बनता। व्हाट वुड योर एडवाइस बी? ये कहूंगा कि पहले मैं उसका एक जवाब दे दूं जो मैं पहले मुझसे सवाल किया गया था कि जी लेंडर्स का जो है एतमाद, जी जो अभी आरिफ साहब से भी हमने डिस्कस किया, जो फ्लोज है ना, फ्लोज उसकी एक टाइमिंग होती है, वो आपको नजर आएंगे एक क्वार्टर में अगर टारगेट से ऊपर नीचे होते हुए। लेकिन अच्छी बात ये थी कि मैं जो कह रहा था कि ट्विन डेफिसिट्स आपके जो इंप्रूव हुए ना, उसकी वजह से आपके यहाँ रिजर्व्स में बेहतरी हुई है, एक्सपोर्ट्स जो है अपनी जगह कंसिस्टेंट है, और आपके यहाँ रेमिटेंसेस बहुत मैसिव हुई हैं, जिसकी वजह से आपके यहाँ रिजर्व्स बेहतर हुए, जिसकी वजह से इंपोर्ट कवर बेहतर हुआ, तब आपके लेंडर्स का जो है वो एतमाद बहाल हुआ है। और देखें उसकी वजह से आपके यहाँ रेटिंग्स इंप्रूव हुई हैं। रेटिंग्स ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज के कह रही हैं अगर आपको कि आपका पॉजिटिव आउटलुक है और आपकी रेटिंग इंप्रूव कर रही हैं, इसका मतलब ये है कि लेंडर्स का कॉन्फिडेंस उन रेटिंग्स पे होता है कि जी रेटिंग्स बढ़ती हैं तो वो लेंडर्स आपके पास आते हैं। इसीलिए रोल ओवर्स की बातें शुरू हुई, इसीलिए हमारे यहाँ जो है वो कंफर्टेबल पोजीशन में हम आए हैं फॉरेन डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं आता हूँ जो आप कह रहे हैं कि जी किस सेक्टर में हमें ध्यान देना चाहिए। देखें टैक्सेस, ये बिल्कुल सही बात है कि हम जो है हाई टैक्स इकोनॉमी है जिसे हमें कम करना है, फॉर्मल सेक्टर पर खासतौर पर कम करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि एक तरफ इंटरेस्ट रेट कम हो, एक तरफ टैक्सेस कम हो फॉर्मल सेक्टर पे, और एक तरफ एनर्जी कॉस्ट कम हो। ये तीन बड़े सेक्टर्स हैं जो किसी भी बिजनेस को जो है अफेक्ट करते हैं। इसके अंदर मेरी ये सजेशन होगी, एडवाइस होगी, जो ये मेरे ख्याल में है भी, हम सारे इस पर कंसेंसस भी हमारा है कि जो अनटैक्स सेक्टर्स हैं या अंडर टैक्स सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं, उस पर हम काम करने जा रहे हैं। उसके अलावा जो है लैंड, प्रॉपर्टी, इन सब चीजों पे जो है वो बात होती आई है कि इन पे सही से टैक्स की कंप्लायंस, एनफोर्समेंट नहीं होती है, उस पर होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो है तीसरी जो एरिया है रिटेल, होलसेल एंड ट्रेड, इस पर मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने ये अपनी एफर्ट शुरू भी की थी और होपफुली उसको हम आगे लेके जाएं और उसको हम जो है टैक्स नेट मिलाएं। बहुत एक रीजनेबल तरीके से सबको टैक्स देना चाहिए, क्योंकि अगर जिस दिन वो होगा ना खुर्रम साहब, उस पर हम एक और पूरा प्रोग्राम करेंगे सेलिब्रेट करने का, अगर ये सारा सेक्टर टैक्स नेट में आ जाएगा। अच्छा, हम फॉरेन लेंडर्स की बात कर रहे थे, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स की बात कर रहे थे। गवर्नमेंट ने आपको पता है बिकॉज ऑफ फिस्कल कंस्ट्रेंट्स डेवलपमेंट बजट भी उस तरह से रिलीज नहीं किए, तो अब हम उसमें भी बेहतरी देखेंगे। जब वो रिलीज होगा तो फिर शायद इन्वेस्टर जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे सऊदी 1.2 बिलियन की एक ऑयल फैसिलिटी है, उसमें भी जरा तेजी आएगी डेवलपमेंट में, आपको लगता है? बिल्कुल, देखिए बात ये कि आहिस्ता आहिस्ता जब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे आएगी, अब ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल नीचे आ रही है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का एक पार्ट है, ये जब आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती है तो हर किसी के लिए फिजिबल हो जाता है इन्वेस्ट करना उस एनवायरनमेंट में। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम स्टेबिलिटी रखें। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। सब बातों की एक बात कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वक्त हमारे पास कम है, लेकिन ये पॉइंट अहम है और इसको हम लेके अपनी इस डिस्कशन को कंक्लूजन की तरफ लेकर जाएंगे। आरिफ हबीब साहब, शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया, एंड खुर्रम शहजाद साहब, आपने भी वक्त दिया, थैंक यू।